हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हूँ ऋतुराज मिश्रा और आज अपन डिस्कस करेंगे एनडीए 2023 जो सेकंड अटेम्प्ट हुआ है अपना सितंबर वाला, उसके पेपर के लिए। देखिएगा, अपने इस बार फिजिक्स में खाली 20 ही क्वेश्चन आए हैं। हमेशा 25 क्वेश्चन आते हैं, बट इस बार वेटेज थोड़ा कम हुआ है और 20 क्वेश्चन आए हैं जो बड़े ही आसान हैं। अपन बिना टाइम खराब किए बिना सीधा पेपर सॉल्व करते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, the motion of a particle of mass m is described by the relation y is equal to this, where u is the initial velocity of the particle, the force acting on the particle is। देखो, हमें y दिया हुआ है और फोर्स पूछ रहा है। y क्या चीज होगी यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। तो अपन को डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और फोर्स पूछा है। अगर हम एक्सेलरेशन पता कर लें तो इजीली अपने पास क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा। अब याद करो, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, एक्सीलरेशन पूछा है, आप कैसे करोगे? सीधे आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दोगे और आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास एक्सीलरेशन आ जाएगा। कैसे करेंगे वो देखो। अपने को क्या दिया हुआ है? अपने को ये y दिया हुआ है, तो अपन सीधा पहले क्या निकाल लें? वेलोसिटी निकाल लें। वेलोसिटी कैसे निकालनी है? अपन y को डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ u कांस्टेंट है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1/2 g कांस्टेंट है। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास v इज इक्वल टू कितना आया? u माइनस जी टी। अब अगर अपन इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा? अपने पास एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो u कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस एज इट इज g कांस्टेंट है और t का डिफरेंशिएशन 1। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि एक्सेलरेशन कितना आया? माइनस जी। लेकिन उसने एक्सेलरेशन नहीं पूछा, उसने तो फोर्स पूछा है। तो अपन क्या करेंगे? दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दें। m इंटू ए हो जाएगा f, तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस एम जी। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी। आई होप क्लियर है सबको। आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लॉक ऑफ वुड dimension is given 40 centimeter into 20 centimeter into 10 centimeter is kept on a tabletop in 3 different position. A, with its sides of dimension 20 into 10, with its sides of dimension 10 into 40 and with its sides of dimension 40 into 20। अपन को एक ब्लॉक दिया हुआ है और वो कह रहा है कि इसको 3 अलग अलग तरीके से हम किस पर रखते हैं? टेबल टॉप पर रखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप इन दीज पोजीशंस इज रिप्रेजेंटेड बाय पीए, पीबी एंड पीसी रेस्पेक्टिवली। द प्रेशर फॉलोज द ट्रेंड। आपको ये बताना है, अपन जब इन तीनों अलग अलग तरीके से रखेंगे तो प्रेशर किसमें सबसे ज्यादा होगा। सिंपल सा है, अपन सबको इसका फॉर्मूला पता है कि जब अपन को प्रेशर निकालना हो तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या आता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स बॉडी का वेट रहेगा, तो बॉडी का वेट चेंज होगा नहीं, कांस्टेंट रहेगा, तो अपन कहेंगे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब जिसका एरिया कम होगा उसमें प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो, अपन जब एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया कितना आएगा? 20 इंटू 10 200, 10 इंटू 40 400 एंड 40 इंटू 20 800। तो सबसे कम एरिया किस में आ रहा है? देखो, इसमें कितना आया था? 200, इसमें कितना आया? 400 और इसमें कितना आया? 800। तो सबसे कम एरिया किस में आ रहा है? 200। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कौन सा होगा? पीए। उससे कम कौन सा हो जाएगा? जो उससे ज्यादा एरिया है, यानी कि ये पीबी, और सबसे कम कौन सा आ जाएगा? पीसी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अपन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आयरन नेल सिंक्स इन वाटर वेयर इज एन आयरन शिप फ्लोट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड। क्वेश्चन पढ़ते याद आ गया होगा। क्वेश्चन कहां से है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल से है। ये कह रहा है कि एक नेल है जो पानी में डूब जाती है, जो कि आयरन की बनी है। वहीं आयरन का जो शिप बना होता है वो पानी पे तैर रहा होता है।
सबको पता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसने देखो ऑप्शंस में डेंसिटी दी हुई है, तो डेंसिटी में आपको याद है, अगर अपन ये मान लें कि बॉडी की डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, तो बॉडी की डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, और वाटर की डेंसिटी कितनी है, रो। तीन कंडीशन है। अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है, बॉडी विल सिंक, बॉडी विल सिंक। अगर दोनों इक्वल है तो बॉडी क्या करेगी, कंप्लीटली फ्लोट। और अगर रो इज लेस देन, सिग्मा इज लेस देन रो है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पार्शियली फ्लोट करेगी। तो इसके अकॉर्डिंग अपन आंसर दे पाएंगे। ये कह रहे हैं कि नेल डूब जाती है, डूब जाती है मतलब नेल की डेंसिटी ज्यादा है किससे, वाटर से। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, देखो एवरेज डेंसिटी, सॉरी ऑप्शन 2 देखो, एवरेज डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, सही है। थर्ड देखो, एवरेज डेंसिटी ऑफ द शिप इज लेस देन दैट ऑफ द वाटर, लेस देन है, फ्लोट करेगा, क्या आ जाएगा। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, 2 और 3 दोनों स्टेटमेंट सही है। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा अपना बी, 2 और 3 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से देखते हैं, याद आ गया होगा, सीधा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से है। आपको याद होगा पैरेलल कनेक्शन के अंदर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, इसने मिनिमम पूछा है, मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, नोटिस करो सब में रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, सब में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या है, सेम है। तो इस कंडीशन में अपन क्या कर पाएंगे, डायरेक्ट ट्रिक यूज कर लें। ट्रिक कौन सी थी, पहली, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आरपी इज इक्वल टू कितना आता है, आर बाई एन, और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो कितना आएगा, एन इंटू आर आ जाएगा। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो एन इंटू आर। तो पहले वाले में देखो 3 ओम के 3 रजिस्टर्स हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो सीधा इस फॉर्मूले से इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3/3 यानी कि 1 ओम। इसमें 2 ही है, इसमें 2 ही है तो कितना हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 ओम। इसमें देखो 1 ओम के 2 रजिस्टर सीरीज में है, तो सीधा इस वाले फॉर्मूले से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इस वाले से इसका डी ऑप्शन का कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। तो आप इजीली देख पा रहे हो कि सबसे कम रेजिस्टेंस किसका आया, ए ऑप्शन का, ओनली 1 ओम आ रहा है। इसका 1.5 है, इसका 2 है और इसका 3 है। तो कौन सा पूछा था, मिनिमम इफेक्टिव, ऑप्शन ए सही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा फटाफट। अगला क्वेश्चन है, what will happen if a collection of positive and negative charges are passed at a high speed through a magnetic field which is perpendicular to the direction of motion of the charges. Assume that both kind of charges are not going to recombine. 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा है, चार्जेस आर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा वाला फॉर्मूला लगा दें, फॉर्मूले की तो जरूरत ही नहीं है, यहाँ अपन सीधा डायरेक्ट क्या अप्लाई करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अपन सबको पता है जब भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और फोर्स लगने की वजह से वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ध्यान रखें, अगर मैग्नेटिक फील्ड और मोशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो कोई फोर्स नहीं लगता, जबकि ये क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मैग्नेटिक फील्ड मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। मतलब मान लो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो चार्ज इसके परपेंडिकुलर इधर मोशन कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ बेंड हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ बेंड हो जाएंगे, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हो जाएंगे, या दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो इसका आंसर देख लो, बोथ काइंड ऑफ चार्ज विल नॉट स्टॉप मूविंग, सॉरी, बोथ काइंड ऑफ चार्जेस विल स्टॉप मूविंग, नहीं भैया मोशन करते रहेंगे, गलत हो गया। अगला ऑप्शन कौन सा है, अगला ऑप्शन है द एवरेज, सॉरी,
तो बोथ काइंड ऑफ चार्जेस विल स्टॉप मूविंग, नहीं भैया मूव करते रहेंगे। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्जेस विल सेपरेट आउट, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो अपना ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है द स्ट्रीमिंग of light beam coming from the sun through trees is said to have suggest that light travels in straight line. The particles on the path of light beam are visible to us because, आपने देखा होगा अक्सर अपन जब किसी पेड़ के नीचे बैठे हो, वो पेड़ के अंदर की पत्तियों में से धूप आ रही हो, तो अपन के अंदर धूप के अंदर पार्टिकल दिखाई देते हैं, हवा के पार्टिकल दिखाई देते हैं। इसने पूछा है कि उसका कारण क्या है, तो आपने क्लास में पढ़ा होगा। इसका आंसर क्या होता है कि जब लाइट उन पार्टिकल से इंसिडेंट होती है तो उसकी स्कैटरिंग हो जाती है, वो फैल जाती है और इसकी वजह से वो पार्टिकल हमें दिखाई देते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा? डस्ट पार्टिकल इन एयर स्कैटर लाइट इनटू आवर आईज, बिल्कुल सही ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है The flash of lightning is seen before the thunderstorm is heard. It verifies that. और जब भी आकाश में बिजली चमकती है तो हमें चमकती हुई पहले दिखती है और आवाज बाद में आती है। इसका रीजन क्या है? आप सब छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। कौन सा ऑप्शन आएगा? लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड। लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? सबको ध्यान में होगा। लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? अपन सी से डिनोट करते हैं, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है? ऑलमोस्ट 332 मीटर पर सेकेंड। तो इसके कंपेयर में कुछ भी नहीं है, इसीलिए हमें क्या होता है, हमें दिखाई पहले देता है और सुनाई बाद में देता है। तो सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 220 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट इज 0.5 एम्पियर. What would be the current through the heater of the potential difference across the terminal of the resistor is reduced to 120 वोल्ट. देखिए हीटर था, पहले कितना लगा था? 220 वोल्ट लगा हुआ था। करंट कितनी थी? 0.5 एम्पियर. फिर अपन ने इस वोल्टेज को रिड्यूस कर दिया, कितना कर दिया? 120 कर दिया। तो बताओ अब उसमें करंट कितनी होगी? याद आया कुछ? सबसे पहले गिवन क्या गिवन है अपने को? V गिवन है कितना? 220 वोल्ट। I कितना गिवन है अपने को? 0.5 एम्पियर. पहले अपन क्या करें? R कैलकुलेट कर लें ओम्स लॉ से। तो V इज इक्वल टू IR, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? V/I. V कितना दे रखा है? 220/0.5. तो कितना हो जाएगा? 220/0.5. सॉल्व कर दो, यहां से डेसिमल हटा के ऊपर 0 लगा दो, कितना आ जाएगा? 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, कितना आया? 440 ओम आ गया। अब अपन को पता है कि हीटर का रेजिस्टेंस कितना है। अब वो क्या कह रहा है? अब उसने दोबारा करंट पूछा है, तो करंट क्या आ जाएगा? V/R. V कितना दे रखा है? 120, और अपने को R कितना दे रखा है? 440. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 0.27 एम्पियर. कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द हीटिंग एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन्स यूजुअली मेड ऑफ. अपन जो आयरन करते हैं उसमें जो रोड होती है वो कौन से मेटल की बनी होती है? सबको पता है एलॉय की बनी होती है। कौन सा एलॉय होता है? कॉपर एलॉय नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टेंटन नहीं है, टंगस्टन बल्ब में यूज होता है, नाइक्रोम. तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? नाइक्रोम. सही ऑप्शन है नाइक्रोम. अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, अपन इसके बारे में काफी डिस्कस करते हैं। तो
क्या हो जाएगा, सीता 1.5 मीटर हाई stands before a plane mirror fixed on a wall to view her full image. What should be the minimum height of the plane mirror so that Sita can view her image fully? ये बात हर क्लास में बताई जाती है अपने, जब भी मिरर का क्वेश्चन आता है कि अपने सामने मिरर रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट की साइज है वो मिनिमम कितनी हो कि वो अपनी पूरी इमेज देख पाए। और इसलिए सबको पता है फॉर्मूला होता है साइज ऑफ द मिरर या हाइट ऑफ द मिरर कितना आता है, सीधा फॉर्मूला है हाइट ऑफ द मिरर कितना आता है, h/2 आ जाता है। h कितनी दे रखी है 1.5 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 0.75 मीटर। ऑप्शन सी सही है। इसमें भी एक कंडीशन है बच्चों, हमेशा याद रखना ये अपन केवल मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन तक ही ऐसा देख सकते हैं, मतलब मिरर और हमारे बीच में जो गैप है वो कितना होना चाहिए 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। कम हो गया तो फिर कौन सी प्रॉब्लम आ जाएगी, मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उस कंडीशन में ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन वापस इलेक्ट्रिसिटी से, which one of the following graphs correctly represent the current I, voltage V variation for a rectangular piece of semiconductor wafer? Semiconductor सबको पता है, सेमीकंडक्टर क्या नहीं करता, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, यानी कि स्ट्रेट लाइन तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि पहले दो ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन देखो, इसमें क्या हो रहा है वोल्टेज के साथ करंट कम हो रहा है, ये भी किसी के लिए नहीं होता, वोल्टेज बढ़ता है तो करंट हमेशा बढ़ेगी। तो इस कंडीशन में कौन सा ऑप्शन बचा, सी। अगर आप 12th से पास आउट हो तो आपको ध्यान में होगा, ये अपन सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में पढ़ते भी हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ग्राफ, चलिए वापस देखते हैं क्या दे रखा है। Which one of the following graph represent the equation of motion v is equal to u plus at? v is equal to u plus at कौन सी आ गई, इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, यानी कि एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, where all quantities are non-zero and symbols carry their usual meaning। अब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो याद करो, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ, इक्वेशन याद कर लो, शॉर्ट ट्रिक है इसकी, अपने इक्वेशन याद करो कि डिस्प्लेसमेंट में और टाइम में कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए कौन सी इक्वेशन यूज होती है, सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट और टाइम में है, कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कौन सा ग्राफ बनेगा, पैराबोला बनेगा। चेक करो, ये तीन तो स्ट्रेट लाइन है, केवल ये वाला पैराबोला है। अगर बाई चांस दो पैराबोला होते तब अपन इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन देखते, लेकिन यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ रही। अपना सीधा ऑप्शन क्या आ जाएगा, सीधा अपना ऑप्शन आ जाएगा डी, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर साउंड वेव प्रोपगेटिंग इन एयर। साउंड का क्वेश्चन है, बड़े अच्छे से पढ़ के जाते हैं अपन लोग सारे। कौन सा था, साउंड इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अरे साउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कर सकती है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। क्या साउंड ऐसा कर सकती है, बिल्कुल नहीं कर सकती। यानी साउंड को प्रोपगेट होने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, और मीडियम वाली कौन सी होती है, मैकेनिकल। तो इसमें मैकेनिकल दो ऑप्शन हैं, बी वाला भी और सी वाला भी। अब आ जाओ, कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल है या फिर ट्रांसवर्स। सबको पता है अपन जब बोलते हैं तो प्रेशर कैसे मूव करता है, आगे पीछे, साउंड वेव ऐसे जाता है और वो ऐसे आगे पीछे, इसका मतलब उसी के अलोंग करता है, उसके अलोंग करता है, तब कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी, साउंड इज ए मैकेनिकल वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए 100 ग्राम स्फीयर इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड and collides with another sphere of mass 50 gram. If the second sphere was at rest prior to the collision and the first sphere comes at rest immediately after the collision, considering the collision is to be elastic, the speed of the second sphere would be। भाई कुछ नहीं समझ आ रहा, मास दिया है, स्पीड दी है,
कॉलिजन के पहले, कॉलिजन के बाद, इलास्टिक कॉलिजन है। याद करो, अपन गास में काफ़ी डिस्कस करते हैं और ये बताया भी था कि एक क्वेश्चन 100% आता है लगभग, कौन सा वाला, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये सीधा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हो जाएगा इजीली। करके देखो कैसे होगा, क्या हो जाएगा, बिफोर कॉलिजन m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। m1 कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम। केजी में चाहो तो चेंज करो, वरना आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए जरूरत नहीं है। 100 स्पीड कितनी दे रखी है, 20 प्लस m2 कितना दे रखा है, 50। u2 देखो दूसरा वाला दे रखा है, सेकेंड स्फीयर वाज एट रेस्ट, इसका मतलब u2 जीरो हो गया। फिर m1 कितना दे रखा है, 100। नोटिस करो, द फर्स्ट स्फीयर कम्स एट रेस्ट इमीडिएटली, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। पहले वाला जो था वो टकरा के रुक गया, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। और दूसरे वाले की वेलोसिटी उसने पूछी है अपने को, ये लो भाई, सीधी आपकी इक्वेशन बन गई। ये वाला जीरो हो गया, ये वाला भी जीरो हो गया, तो अपने पास क्या आया, 100 इंटू 20 इज इक्वल टू 50 इंटू v2। तो बस 52 जा 100, 22 जा 40, तो आंसर कितना आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 40 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल फिनोमिनन सपोर्ट द लाइट इज ट्रांसवर्स वेव। हमें यह बताना है कि इन चारों में से कौन सा फिनोमिना है जो ये बताता है कि लाइट कैसी है, ट्रांसवर्स है। ध्यान रखो, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ये तीनों पॉसिबल हैं, चाहे ट्रांसवर्स हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो। केवल पोलराइजेशन ही ऐसा है जो किसके साथ पॉसिबल है, ट्रांसवर्स के साथ पॉसिबल है। बाकी तीनों के जो ऊपर के फिनोमिनन है ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों के साथ हो सकते हैं, लेकिन जो पोलराइजेशन है, लाइट को पोलराइज कर देना, एक स्पेसिफिक प्लेन में जो वेव ऑसिलेशन कर रही होती है उनको अलग कर देना, तो ये कौन सा होता है, पोलराइजेशन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पोलराइजेशन। ये अपने वैसे 12th पर बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट। अपने को ऑप्शन देखो, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों ऑप्शन में से वो ये कह रहा है कि कौन से मटेरियल्स हैं, जो कितने मैटर हैं जो क्या कर सकते हैं, मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। चेक करो, प्लास्टिक अरे नॉन मैग्नेट होता है भाई, कार्बन डाई मैग्नेटिक होता है, इसका मतलब अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपेल करेगा। एल्यूमिनियम ये पैरा मैग्नेट होता है। स्टेनलेस स्टील ये दोनों होता है, ये मैग्नेट भी होता है नॉन मैग्नेट भी, लेकिन ज़्यादातर अपन स्टेनलेस स्टील है जो आयरन के मिलने से बनता है, इसलिए अपन इसको क्या करते हैं, इसी में काउंट करते हैं। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है, 3 और 4। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसमें अपने को 2 ऑप्शन देने टाइप करने में, इसमें ये आ जाएगा अपना टोटल कितने नंबर बताने हैं अपन को, कितने हैं, ठीक है। तो इसमें टाइप करने में गड़बड़ है, तो अपन ध्यान रखेंगे एल्यूमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील दोनों सही है, यानी कि 2 है, तो ऑप्शन बी सही है। जो गिवन है उनमें 2 मैटर ऐसे हैं जो मैग्नेट को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन सही है। इसका यहाँ सेकंड का मतलब ये कार्बन नहीं है, यहाँ सेकंड का मतलब ये है कि इन चारों में से 2 मैटर ऐसे हैं जो आयरन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको अब चाहे तो आप ये लिख लो ऐसे 2 ऑप्शन होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील दोनों करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ जो मैटर है वो 2 है, 4 में से 2 मैटर ऐसे हैं जो अट्रैक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, राम रिकॉर्ड्स द ओडोमीटर। ओडोमीटर पता है, गाड़ी के अंदर, बाइक के अंदर अपना जो डिस्टेंस बताता है ना कि अपन इतना चल चुके हैं, उसे अपन ओडोमीटर कहते हैं। तो राम रिकॉर्ड द ओडोमीटर रीडिंग ऑफ हिज कार फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ हिज जर्नी। जब उसने जर्नी स्टार्ट करी थी, ओडोमीटर की रीडिंग कितनी थी, 2000 किलोमीटर थी, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द जर्नी आफ्टर 8 आवर। 8 आवर के बाद जब उसकी जर्नी खत्म हुई तब उसने रीडिंग कितनी देखी, 2400 किलोमीटर देखी।
व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी है, आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। 2000 पे रीडिंग थी तब शुरू किया था और 2400 हो गई, उसने अपनी जर्नी बंद कर दी, तो चला कितना, 2400 में से 2000 सब्ट्रैक्ट कर दो तो अपनी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 400 किलोमीटर। टाइम दिया हुआ है कितना, 8 आवर्स। तो स्पीड पूछी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 50 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके 10th की बुक के अंदर, एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें क्लियरली दिया हुआ है कि अगर आप, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। मिस रानी डिसाइड्स टू कन्वर्ट हर एसी जनरेटर इनटू ए डीसी जनरेटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शी वुड नीड टू यूज। उसे एसी जनरेटर को डीसी में बदलना है, तो बताओ उसे क्या यूज करना होगा। तो आपको 10th में डायग्राम याद होगा ना, उसमें अगर केवल सिंगल ऐसे रिंग लगी होती है, जब उसमें केवल सिंगल ये रिंग लगी होती है तो क्या होता है, जो वो वायर के आर्मेचर के दोनों एंड होते हैं, एक इससे कनेक्टेड होता है, एक इससे कनेक्टेड होता है, तो कंटिन्यूसली एसी मिलेगी। लेकिन अगर वो क्या करे, ऐसे स्प्लिट वाला यूज कर ले, उसमें ऐसे दिया हुआ है, आपको याद होगा डायग्राम में देख लेना, ऐसे जो रिंग दी होती है वो ऐसे दो टुकड़ों में दी होती है, जैसे राउंड कंप्लीट होता है, एक इस पे हो जाएगा फिर दूसरा इस पे आ जाएगा। जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हमें केवल एक ही डायरेक्शन से मिलती है, तो याद रखना है आंसर क्या आ जाएगा, ए स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर। रिंग होती है उसमें स्प्लिट टाइप होता है, जिससे आराम से वायर जैसे डायरेक्शन चेंज होगी, वायर का जो एंड होगा वो दूसरी रिंग के साथ अटैच हो जाएगा, जिससे उसको जो करंट मिलेगी वो एक ही डायरेक्शन से मिलेगी। ये 10th की बुक में आप में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रमेश कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए लेंस ऑफ पावर। अरे आई का क्वेश्चन था, आपको क्लियर पता है जब भी आई डिजीज का कोई क्वेश्चन हो, आपको क्वेश्चन में हमेशा वी गिवन होता है, तो आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं, सीधा नोट करें कि आपको क्या गिवन है। तो आपको वी गिवन है, और वी कितना गिवन है, माइनस में 2 मीटर गिवन है। अब क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि 2 मीटर तक का तो क्लियर दिखता है, 2 मीटर के बियॉन्ड कुछ नहीं दिखता। और इस कंडीशन में आप याद रखो, जब भी आपको 2 मीटर के बियॉन्ड कुछ नहीं था, मतलब उसकी दूर की नज़र खराब है। कौन सा वाला प्रॉब्लम हो गया, मायोपिया हो गया। और मायोपिया में उसे क्या नहीं दिखता, 2 मीटर के पीछे वाला नहीं दिख रहा है। इसका मतलब उसका जो यू है वो कहाँ पे होना चाहिए था, इन्फिनिटी पे होना चाहिए था। जब आई करेक्ट होती है तो कहाँ तक देख पाता है, वो इन्फिनिटी तक देख पाता है, यानी उसका जो यू है वो इन्फिनिटी तक कहीं भी रखा हो उसे क्लियर दिखेगा, यानी कि उसका यू होना कहाँ चाहिए था, इन्फिनिटी पर होना चाहिए था। आप चाहो तो एज ए ट्रिक याद रख लो, जिसको दूर का नहीं दिखता हो उसका यू इन्फिनिटी, जिसको पास का नहीं दिखता हो उसका यू 25 सेंटीमीटर। उसको दूर का नहीं दिख रहा इसलिए यू कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। अब सीधा लेंस फॉर्मूला लगा दो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f उसने पावर पूछी है, अपन डायरेक्ट पावर कर सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू p आ जाएगा, 1/v कितना आ जाएगा, -1/2, ये माइनस अपॉन में इन्फाइनाइट आ जाएगा, ठीक है, और ये इन्फाइनाइट पूरे को क्या बना देगा, 0। तो अपने पास p इज इक्वल टू -1/2। ज़्यादातर अपन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें अपने को ये सेंटीमीटर में गिवन होता है, फिर उसे अपन मीटर में कन्वर्ट करते हैं। यह ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ रही, अपने को डायरेक्ट मीटर में दिया हुआ है, तो ये सीधा आंसर आ गया डायोप्टर। इसी को आप क्या लिख सकते हो, 0.5 डायोप्टर माइनस में। कौन सा ऑप्शन सही आएगा, बी ऑप्शन सही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द, वापस से स्टेटमेंट के क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। फिर से क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का है, इस बार लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से आए हैं। Which of the following statements are correct about the electrical resistance and resistivity of a wire? Resistance and resistivity याद होगा, अपन ने जब क्लास ली थी उसमें अपन डिस्कस किया भी था। रेजिस्टेंस होता है वायर का और रेजिस्टिविटी होती है मैटर की। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। बोथ क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर।
अरे याद करो, अपन रेजिस्टेंस कहते हैं रो इंटू एल अपॉन ए। तो रेजिस्टिविटी किसी भी मैटर की कांस्टेंट होती है, केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जबकि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पर भी करता है, लेंथ पर भी करता है, एरिया पर भी करता है। यानी कि ये तो कह रहे हैं कि भाई रेजिस्टिविटी भी करती है, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बोथ डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ये बिल्कुल सही है। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। दिख रहा है? देखो, अगर ये दोनों कांस्टेंट हैं तो रेजिस्टेंस क्या आ गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, यानी कि ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन देखो, द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। अरे भैया नहीं, रेजिस्टिविटी तो मैटर की होती है, लेंथ एरिया से कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये भी गलत है। 2 और 3 सही है। 2 और 3 कौन से में आएगा? सी वाले में देखो, 2 और 3 बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन देखो, ओके तो ये अपने 20 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आई होप सबको ये बात समझ में आई कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, कैसे सॉल्व करने होते हैं। इस बार का पेपर वैसे भी काफ़ी आसान रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।